स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम बजट की बात कर रहे थे क्लासेस के अंदर और उम्मीद है आपको इकोनॉमिक सर्वे पसंद आया होगा। साथ ही आज हम बजट के संदर्भ में देखेंगे कि बजट में क्या हुआ है, जो आगामी वित्तीय वर्ष या फिर जो अब चल गया है 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए बजट की क्या स्थिति है। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे। पिछले इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में दिस वन, ये यहाँ पर ये जो डेटा है इसे 43.5 और इसे 46.5, यानी ये कृषि हो गया, ये उद्योग हो गया और ये क्या हो गया, सेवा सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने भी जब नोट्स बनाए तो हो सकता है ऊपर नीचे हो गया होगा और दिमाग से भी उस समय स्लिप हुआ। बट वही है कि स्टूडेंट ने भी मुझे बताया और फिर मैंने क्रॉस चेक किया तो चीज़ें इस तरीके से ही ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, कुछ कमेंट कर रहे थे कि पर कैपिटा इनकम में अगर हम देखें हाँ ये वाला, तो 2060 का भी डेटा पूरा नहीं आया है बट उसमें भी कुछ कह रहे थे, बट ध्यान रखना वो भी 2.74 भी है और ये किसके अनुरूप है, 2024 और 25 के अनुरूप। ठीक है, 2025 मैंने तीनों सालों के डेटा आपको लिखा दिए हैं, 22-23, 23-24 और 24-25 का डेटा वो है। अब वो ये गलत नहीं है बट उसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो 2024-25 का जो पर कैपिटा इनकम का डेटा है वो 2,74,000 है लगभग उत्तराखंड की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखते हैं उत्तराखंड के बजट के बारे में। उत्तराखंड का बजट, ठीक है क्या, देखो सबसे पहले बजट को जानने से पहले कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। की पॉइंट्स मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर्स है, कुछ ऐसी इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा जो लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, और प्लस आपको पता भी होना चाहिए। जैसे योजना आयोग, दूसरा है अभी हाल ही में बना है सेतु। सेतु और एक है UIIDB और एक है हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली बताना उसी के अंतर्गत था, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत ही, चूंकि सरकार के द्वारा या अ, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए या फिर जो सरकार को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, तो उसमें कुछ ही संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सरकार को भी सहयोग करते हैं, प्लस आम जनजीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि योजना आयोग का जो गठन था, हालांकि अब योजना नहीं है, चूंकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो योजना आयोग का रूप 1 जनवरी 2015 को कौन ले चुका है, नीति आयोग ले चुका है। ठीक है, बट यहीं पर अगर हम योजना आयोग की बात करें तो हमारे यहाँ 31 मार्च 2001 को किसका गठन हुआ था, योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और सेतु मैंने क्लास में भी बताया था, 21 जुलाई 2023 को गठन हुआ है। मोटा माटी स्टेट एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के नाम से इसका नाम है। अब मैं लिंक ऐड कर दूंगा वहां पर डिस्क्रिप्शन में, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने एक्चुअली आपको बता रखी है। और 21 जुलाई 2023 को इसमें गठन हुआ है और इसमें 3 विंग्स हैं, प्रशासनिक निकाय, दूसरा है नीतिगत निकाय और तीसरा है
प्रशासनिक, नीतिगत, तकनीकी या विशेषज्ञ निकाय। विशेषज्ञ निकाय को बेसिकली बॉडी बोला जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, प्रशासनिक, नीतिगत, और ये सवाल आ जाए कि कौन सा नहीं है, तो तकनीकी और विशेषज्ञ, नीतिगत, यानी सरकार को, उत्तराखंड को, क्योंकि सरकार के द्वारा क्या है, इस बजट से ही संबंधित है, अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड को क्या बनाना है, अग्रणी राज्य। जैसे 2047 तक हमने क्या रखा है, अमृतकाल, और भारत को क्या बनाना है, विकसित देश। अभी हम क्या है, विकासशील। ठीक है, तो 2027 तक भारत को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की संकल्पना की गई है, तो उसी तरीके से उत्तराखंड को भी अगले 5 साल में जो स्टेट जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, प्लस अपने यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाते हैं, उसे बनाने को लेकर सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें योजना आयोग चूंकि खत्म हो चुका है, उसके स्थान पर क्या आ गया है, सेतु, जो हमारी विकास दर को बढ़ाने के लिए या फिर उसको गति देने के लिए कैसे बेहतर काम किया जा सकता है, जिससे कि सरकार के द्वारा और राज्य के द्वारा अच्छी तरीके से विकास दर को अचीव किया जा सके। और इसी के अंतर्गत 3 है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, नीतिगत, पॉलिसी फॉर्मेशन किस तरीके से हो, तकनीकी, टेक्नोलॉजी पे बात होगी, विशेषज्ञ यानी किसी क्षेत्र में अगर काम करना है तो वो कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। एक बनाया है अभी हाल ही में UIIDB, इसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, UIIDB बनाया गया है, यानी अब यदि कोई इन्वेस्टर, आपको पता है कि दिसंबर 2023 में हमारे यहाँ आपको पता है दिसंबर 2023 में हमारे यहाँ क्या आयोजित किया गया था, इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया गया था देहरादून के अंतर्गत, और ये कहा गया था कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए उत्तराखंड के अंतर्गत और हम आपको कुछ छूट प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी के अंतर्गत एक उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। यानी अब यदि कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड के अंतर्गत निवेश करता है, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं वहां पर एक उसे पोर्टल मिलेगा और वहां पर अपने सारे क्लियरेंसेस चीजें ले सकता है। ये सवाल बताने का मतलब इसलिए भी था, मैं आपको बता दूं कि अभी जब पिछली बार का PCS का एग्जाम हुआ था, तो हमारे यहाँ एक UTDB बना है। UTDB क्या है, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये बना है। तो पहला ही सवाल था, उसने पूछ लिया था कि UTBT में इस टी का क्या मतलब है, तो कभी वहां से पूछ दे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हम बेसिकली किस पर ज्यादा आश्रित है, हमने देखा सर्विस सेक्टर पे। तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद उत्पाद है, वो आपको पता है पहले हिमाद्री नाम से बिका करते थे, बट अब सरकार के द्वारा क्या एक एम्ब्रेला टाइप लेके आया है, उत्तराखंड हाउस ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय के घर से कोई चीज निकल कर आई है जो ऑर्गेनिक है, अपने आप में काफी केमिकल फ्री है और विदाउट पेस्टिसाइड के यूज होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो स्थानीय उत्पादों को निर्यात करने की जो कवायद शुरू की गई है, उसमें हाउस ऑफ हिमालयाज का एक महत्वपूर्ण रोल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है, इसे मैंने आपको बता दिया है। सवाल कभी भी बनेगा तो अलग टाइप से बनेगा, बट इसमें अभी हाल ही में लोअर पीसेस में एक सवाल भी आया था कि हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत निम्न में से क्या चीजें नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसका साइट विजिट करा देता हूं।
ये ये देखिए, हाउस ऑफ हिमालय लॉन्चिंग डेट भी है 6/2/2024 को ये जारी किया गया था। और ये पूरा का पूरा इसके बारे में डेटा भी है, बट इसका एक और इंटरफेस था, मैं आपको बताऊं। हाउस ऑफ हिमालय, देखो टाइम लगता है चीजों में, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट तैयार होता है और चीजों को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। ये पूरा इंटरफेस है किसका, हाउस ऑफ हिमालय, जो कि हमारे उत्तराखंड का है। तो आप इस पर विजिट करेंगे, ये देखो, वेलकम टू हाउस ऑफ हिमालय, यूज ऑफ वेलकम 20 फॉर डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। आप यहाँ से देखा जाए तो घर बैठे भी कोई भी चीज मंगा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार का चीजें जो हैं, सीजनल, ये राजमा है आपका, मिलेट बिस्किट है, पल्सेस दाल है, सॉल्ट एंड स्पीसीज है, हनी है। तो उसमें एक्चुअली जो सवाल आया था वो आया था पश्मीना सॉल करके आया था। तो पश्मीना सॉल इसमें बेसिकली नहीं होता है, तो ऐड नहीं है। तो इसे आप बिल्कुल अगर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छी तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट्स है सभी के सभी यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है। कशिश साहा ने लिखा है विजिट अल्मोड़ा से, एब्सोल्युटली डिलाइटफुल, स्पेशली लव एंड लोकल फेवरेट हिमालय झंगोरा एंड द मुंशियारी राजमा के बारे में। तो देखो पूरा का पूरा हाउस ऑफ हिमालयाज के बारे में दिया है, तो एक बार इसे आप देख सकते हैं। अवर स्टोरेज, कम्युनिटी कॉन्टेक्ट, ये अब शॉप नाउ यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए ये पूरा का पूरा देखिए, इसमें लिस्ट भी दे रखी है। पल्सेस, मिलेट्स, राइस, यहां से सवाल बेसिकली बना था लोअर पीसीएस के अंतर्गत जो बना था, ऑयल एंड घी, सॉल्ट स्पीसीज, मिलेट बिस्किट, टी, हनी, हल्दी, ये और हैंडीक्राफ्ट भी जो आप ले सकते हैं। तो सब चीज यहां से ये लिस्ट था। और इसमें डायरेक्ट सवाल आया था कि निम्न में, हाउस ऑफ हिमालयज में निम्न में क्या शामिल नहीं है। ठीक है, सवाल अगर टाइम बचा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सवाल पूछा गया था, और ये था। चलिए अब हम देखते हैं अपने उन चीजों को जो हम यहां थे। ठीक है, इसे हम बंद कर देते हैं, इसे बंद कर, यहां पर आ जाते हैं। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं कवर करनी थी, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण। और ध्यान रखना, सेतु का जो हेड है वैसे नियोजन मंत्री होता है, तो नियोजन मंत्रालय इसी के पास था। तो बट फिर भी आप मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियोज को जरूर देखें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड बजट की। ठीक है, उत्तराखंड बजट की। ठीक है, बजट बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा लेमन टर्म में इसको जान लेते हैं कि बजट होता क्या है, बजट को कैसे समझा जाता है। देखो, आप भी अपने दैनिक जीवन में, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप कुछ आजीविका चला रहे हैं या आप ही हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना कुछ खर्चे का ताना बाना बुनते हैं। यानी मुझे अगले साल के लिए या फिर अगले कुछ समय के लिए अपनी आय के स्रोत ऐसे देखने हैं और खर्च के स्रोत ऐसे देखने हैं। यानी मेरा खर्चा ये होगा और मेरी आय क्या होगी। तो इस प्रकार से ही जब आप अपने स्तर पर कोई काम करते हैं, इसी को जब राज्य स्तर पर किया जाता है तो राजकीय बजट, यानी उत्तराखंड का हम पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड का बजट बोला जाता है। और इसे ही जब हम राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तो देश का बजट बोला जाता है। यानी अपने आय और व्यय का, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का कुछ क्या है कि एक खाका तैयार किया जाता है, और जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि हम कितना खर्च करेंगे, किस चीज में खर्च करेंगे, प्लस कहां पर से हम आय प्राप्त करेंगे। तो इसी कहा गया बेसिकली बजट कहा गया। यानी आय और व्यय का जो विवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीजें वैसे आपको पता भी होंगी, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। ठीक है, ये राष्ट्रीय बजट की बात करता है, राष्ट्रीय बजट की बात करता है, और ये राज्य में बजट की बात करता है। ठीक है, यहां पर राष्ट्रपति और यहां पर राज्यपाल, यहां पर राज्यपाल।
राष्ट्रपति क्या कहता है? राष्ट्रपति ये कहता है बेसिकली कि एक वित्तीय वर्ष के लिए, यानी वित्तीय वर्ष हेतु, वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार, भारत सरकार, और यहां पर फाइनेंशियल ईयर हेतु राज्य सरकार। एक चीज आप समझ जाएंगे तो दोनों चीजें आपको समझ आ जाएंगी। वहां पर कहता है, राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत सरकार, राष्ट्रपति कहता है कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल, सॉरी, संसद में जो भारत सरकार है वो क्या करेगी, अपने आय और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण वहां पर प्रस्तुत करेगी। यानी जब संसद, जो आपने देखा होगा बजट में बहस कहां होती है, संसद में होती है, और दोनों सदनों के समक्ष, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। आपने ये आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, बजट पे जब डिस्कशन होता है और चर्चा होती है तो जिस दिन बजट पेश होता है तो उसके बाद वो राज्यसभा भी जाता है और वो दोनों सदनों से पास होता है बेसिकली। तो राष्ट्रपति ये निश्चित तय करता है कि संसद के समक्ष भारत सरकार क्या करेगी, अपने आय और व्यय का खाका प्रस्तुत करेगी, जिसे क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आप कहते होंगे, बहुत सुना भी होगा आपने कि हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं मिलता है, तो वो बेसिकली थोड़ा सा उसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बजट का उल्लेख तो मिलता है बट बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल जो समरी है या डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। बट वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब ही क्या हुआ कि हम अपना एक बजट बनाते हैं। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि जानते हैं कि ये चीज बड़ी महंगी है और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमारे बजट से बाहर है, मतलब कि हमने जो अपना आय और व्यय की चीजें देखी थी वो इससे बाहर है। इसी तरीके से राज्य के द्वारा भी, राज्य में कोई भी राज्य हो, ये एक जनरल बात है, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। तो राज्य के अंतर्गत भी कोई भी राज्य हो, चूंकि हमें अभी उत्तराखंड देख रहे हैं, बट उसके आइदर भी अगर कोई इस वीडियो को देखे तो उसके लिए भी यूजफुल है। तो राज्यपाल भी क्या कहता है कि राज्य सरकार, विधानमंडल विधानमंडल के समक्ष क्या करेगा, अपना एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, विधानमंडल के अंतर्गत एक सदन भी हो सकता है और द्विसदन भी हो सकता है। अब ये क्या है, विधानमंडल मैंने क्यों बोला, अगर कहीं पर विधानसभा है, अगर कहीं पर विधानसभा है, अगर कहीं पर विधानसभा है तो वहां पर एक सदनीय विधानमंडल होगा, और अगर कहीं पर विधान परिषद है तो उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाएगा। भारत के अंतर्गत कुछ, क्योंकि पॉलिटी की क्लास तो है नहीं, बट फिर भी स्टिल विधानसभा और विधानमंडल। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बंगाल ने भी प्रपोजल दे रखा है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो यहां पर क्या होता है कि बेसिकली इन दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल रखने के लिए कहता है, और दोनों सदनों से फिर वो पास होता हुआ माना जाता है। एक सेकंड जरा, हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ यार, भीमताल जाना है वो, वही ना यार। निकी जी मैं आपको 1 मिनट कॉल, वही यार, बस पता नहीं क्या, अब संडे का दिन भी इन्होंने खाली ऐसे ही कर दिया।
वही तो कर ले आते हैं हम। हम्म। चलो नेगी जी, मैं एक मिनट कॉल बैक करता हूँ आपको। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये वाली बात है, तो इतनी, सॉरी, एक डिस्टर्ब कॉल आ गया था बीच में। तो इसकी बात है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है कि दोनों सदनों के या एक सदन के समक्ष, चूंकि उत्तराखंड में क्या है, विधानमंडल एक सदनीय है, एक सदनीय है। तो यहां पर किसके समक्ष रखवाने की कोशिश करेगा, मतलब कहेगा विधानसभा, विधानसभा, ये बात। अब यहां तक की बात है। तो आई होप आपको ये सब चीजें मैंने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, बट बजट का उल्लेख मिलता है, ये बात है। और उसे क्या कहा जाता है, बेसिकली वार्षिक वित्तीय विवरण। क्योंकि आर्टिकल 112 में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण ही मिलता है, और राष्ट्रपति कहता है कि दोनों, क्योंकि वहां पर जो सदन है, द्वितीय सदन है, राज्यसभा जो है, राज्यों का जो सदन है, तो वो क्या है कि वहां पर उसे डिजोल्व नहीं किया सकता, बट राज्य में जो विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद है, वो राज्य की इच्छा पर या फिर केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, ये बात है। अब हम बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। देखो, डायरेक्ट मैं आंकड़े आपको लिखाने लगूं और बताने लगूं 1 लाख 1 करोड़ का ये बजट है, ये है, तो ये अपने आप में थोड़ा बेईमानी होगा पढ़ाने के साथ भी। और यही कारण है कि आजकल बच्चों के जो सिलेक्शन है वो पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शॉर्टकट में सभी चीज चाहिए, सभी चीज क्लिक बेट्स में चाहिए, सभी चीज 2 मिनट या 10 मिनट के अंतर्गत उन्हें सब कुछ रिमोट बना के समझा दी जाए। बट ऐसा होने वाला नहीं है। आप जब तक चीजों को बेहतर करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप चीजों को नहीं जानेंगे, और आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना उतना ही टफ है जितना किसी अन्य चीजों के लिए हम देख सकते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना ईरान का, अभी ईरान और इजराइल का कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो जितना ईरान का इजराइल पर जीतना मुश्किल है, उतना ही आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना उतना ही टफ है। तो ये बात मान के चल सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, हम बजट की बात कर रहे हैं। अब हम, जब हम बजट की बात करते हैं, तो बजट के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल कई बार पूछ देता है। देखो, एक होता है सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। एक होता है घाटे का बजट, एक होता है जीरो बेस्ड बजट, और एक होता है, घाटे का बजट हो गया जीरो बेस्ड, परफॉर्मेंस बजट। और एक होता है जेंडर बजट, जेंडर बजट। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, सर हमने तो बजट यही पढ़ा था, ये क्या अलग तरीके की चीजें हैं। तो ध्यान रखना, चीजों को आप जब कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़ें और जानें। तो ये बात है, जब एग्जाम में सवाल आएगा कि इस बार का बजट कौन सा बजट था, तो आपको सोच भी नहीं सकते कि कौन सा बजट। इसमें से अगर मैं पूछ दूं कि उत्तराखंड में जो बजट पेश किया गया या राष्ट्रीय स्तर पर जो बजट पेश किया गया, इनमें से किस प्रकार का बजट है, सवाल आ गया, तो आप गोल हो जाएगा मामला कि क्या करें अब। ठीक है। तो सरप्लस बजट में अगर देखा जाए, मैं इसमें और इसमें बताऊंगा बेसिकली, और जेंडर बजट इसमें ही इंक्लूड होता है। बाकी में हम, जब मैं इकोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा या बजट की अलग से क्लास लूंगा, तो वहां पर चीजों को बताऊंगा। सरप्लस बजट में क्या होता है, बेसिकली आय और व्यय। ठीक है। आय में, आय ज्यादा और व्यय कम। ठीक है। और घाटे के बजट में अपोजिट होता है, आय कम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के द्वारा घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है, और घाटे का बजट कोई खराब सौदा नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। सरकार के द्वारा बेसिकली ये देखा जाता है कि हम खर्च ज्यादा रखेंगे और फिर अपने आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे, कि हम किस प्रकार से उस व्यय को पूरा करने के लिए कौन सी आय कहां से जनरेट कर सकते हैं। तो यही दैनिक जीवन में भी होना चाहिए कि
कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बट कर्ज लेके शरीर बनाया जाए, कर्ज लेके शरीर में ताकत आनी चाहिए, या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए इंसान को, और फिर वहां से क्या करे कि इतनी मेहनत करे ताकि उस कर्ज को उतार सके, कुछ पैसा अपने लिए बचा सके और उस कर्ज को भी लौटा सके। तो कुछ इसी प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, कौटिल्य ने ये बात कही थी बेसिकली अर्थशास्त्र में, तो ध्यान रखना है। तो हम जो बजट बेसिकली पढ़ते हैं आम दैनिक जीवन में, वो क्या पढ़ते हैं हम? घाटे का बजट। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? घाटे का बजट। ये एक बात, तो ये बात आपको समझ आई होगी। और जेंडर बजट में मतलब ये है कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से धनराशि को उस बजट में सुनिश्चित किया ताकि महिला का उत्थान हो सके, चाइल्ड का उत्थान हो। बेसिकली जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको पाटने के लिए सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में जो बजट की प्रक्रिया होती है उसे जेंडर बजट के नाम से जाना जाता है। परफॉर्मेंस के आधार पर अगर हम देखें तो कि आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके आधार पर, और जेंडर जीरो बेस्ड बजट में पिछले साल के जो आपको पैसा दिया गया था उसे जीरो मान लिया जाता है, और फिर आगे आपको नए सिरे से पैसा अलॉट किया जाता है, तो इसे जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। फिर भी ना बताते हो मैंने आपको चीजें बता दी हैं, आपका लिखने का मन करे तो लिख लें, बट इस प्रकार से कुछ बजट की प्रक्रियाएं होती हैं। अब अगर हम बजट की बात करें, बजट की बात करें तो मैंने बताया एक तो प्राप्ति होगी, यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं? आय भी बोल सकते हैं, और एक खर्च। खर्च, ठीक है, खर्च होगा। प्राप्ति में अगर हम देखें तो एक होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति। एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, एक होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है पूंजीगत प्राप्ति। सेम एज इट इज जब हम खर्च की एक्सपेंडिचर की बात हम करते हैं तो यहां पर भी हम देखते हैं एक होता है राजस्व खर्च और एक होता है पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च, ठीक है, पूंजीगत खर्च, पूंजीगत खर्च। अब यहीं पर हम इसे रोकेंगे, बेसिकली कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2 बार मैं वीडियो शूट कर चुका हूं सुबह से, तो लाइट 2 बार कट मार गई है, और बताया भी था वो पता नहीं कैसे हुआ, करप्ट हो गई क्लास, तो वो नहीं आ पाया, दोबारा फिर बनानी पड़ी है। पिछले 2 ढाई घंटे से ये चल रहा है, तो अभी 30 मिनट की वीडियो हो भी गई है। प्लीज आप अगली क्लास में इसे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ राजस्व प्राप्ति क्या होती है और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, इसे ओरल भाषा में समझें। राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिस पर हमारे ऊपर भविष्य में लाइबिलिटी नहीं बनती, मतलब का वो पैसा जिसे हमें भविष्य में लौटाना नहीं है। ठीक है, दोबारा फिर सुने, राजस्व प्राप्ति उस प्राप्ति को कहते हैं जिस प्राप्ति पर भविष्य में कोई भी लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं बनती है, यानी उसे हमें लौटाना नहीं होता। पूंजीगत प्राप्ति वो होती है जो हमारे भविष्य में आय के स्रोत या फिर हमारे ऊपर निकट भविष्य में क्या होता है कि लाइबिलिटीज तय करती, जिस पर देयता होती है और हमारे क्या बोलते, हमें लोन वगैरह चुकाना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेसिकली पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। यानी अगर हम कहीं से लोन लेते हैं, अगर हम कहीं से लोन लेते हैं तो वो क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है, चूंकि हमको उसके ऊपर आने वाले समय में क्या है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट राजस्व प्राप्ति में हम जैसे कोई टैक्स लगाते हैं तो वो लाइबिलिटी नहीं है, खर्च करना है सरकार को, ये बात तय है। अब खर्च को आप कहने लगे नहीं जी खर्च तो कर रहे हैं, लाइबिलिटी तो है, तो ये नहीं है। बट हम जब उधार लेते हैं तो उधार हम भारत सरकार से भी ले सकते हैं, या फिर लोगों से भी ले सकते हैं, या फिर अन्य किसी देश से भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर क्या है कि हमारे वित्तीय परिसंपत्तियों को ये आने वाले समय में क्या करता है? कम करता है बेसिकली। ठीक है, राजस्व खर्च की हम जब बात करते हैं, दोनों समझ आ गया होगा, इसके अंतर्गत भी है, ध्यान रखना। राजस्व में एक होता है कर राजस्व और एक होता है करेत्तर या कर से राजस्व। ठीक है,
यानी एक कर से आय हुई हमें और एक कर के बिना आय हुई, ये बात है। यहां पर भी हम देखते हैं, एक तो हमारा ऋण वसूली होता है और दूसरा हमारा उधार व अन्य देयता, अन्य देयता, ये भी इसमें क्या होती हैं, बेसिकली पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत ही आती हैं। या फिर ऋण प्राप्ति, अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में कल बताऊंगा। इसी तरीके से राजस्व जो खर्च होता है, राजस्व खर्च बेसिकली वो खर्च होता है, मतलब जो हमारे वित्तीय परिसंपत्तियों को या फिर हमारे एसेट्स को बढ़ाने का कार्य नहीं करता। सिंपल भाषा में समझे कि जो जैसे पेंशन अनुदान हो गए, अब हम सामाजिक कार्यक्रम चला रहे हैं और हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, या फिर जो कर्मचारी या अधिकारी रिटायर हो गए हैं उन्हें भी क्या है कि हाल में पेंशन मिल रही है, तो इससे क्या है कि हमारे भौतिक संसाधन या वित्तीय परिसंपत्ति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राजस्व खर्च कहेंगे। मतलब जो हमारे वित्तीय परिसंपत्ति को न बढ़ाए, ठीक है, वित्तीय परिसंपत्ति को न बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं हम बेसिकली राजस्व व्यय कहते हैं। यानी इससे कोई भी पूंजी का निर्माण नहीं होता, पूंजी का निर्माण नहीं, तो इसे क्या कहेंगे हम, राजस्व खर्च कहेंगे। इसी के अपोजिट में जब हम पूंजीगत खर्च की तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या है कि हमारी वित्तीय परिसंपत्ति बढ़ रही हो और पूंजी का निर्माण हो रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे बेसिकली हम, पूंजीगत खर्च। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, मैंने समझाने का प्रयास किया। हम बजट की जब बात करते हैं तो उससे पहले हमें देखना होता है कि हमारी प्राप्ति क्या है और हमारा खर्च क्या है, और इसे क्या कहते हैं, वार्षिक। ये यूनिवर्सल बात है, जब हम इसे साल में अप्लाई करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत ले जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बजट का नाम देते हैं। बट इस तरीके से कुछ सरकारें काम करती हैं और ये हमारा चीजें होती हैं। जैसे आप इसे कॉमन दैनिक जीवन में भी सोचें कि कुछ पैसा हम क्या है कि दवाई पर खर्च कर देते हैं, या फिर अन्य चीजों में क्या है, बच्चे को टॉय दिलाना है या फिर रूम का रेंट देना है, ये किस में आएगा, हमारा राजस्व खर्च में आएगा। बट वहीं पर क्या किया हमने, कुछ दिन कुछ पैसा बचाया और वो पैसे से हमने कोई लैंड खरीद ली या फिर कोई मकान खरीद लिया, तो उससे वो क्या हुआ, हमारा पूंजीगत खर्च हुआ हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से सरकार के द्वारा भी कुछ राजस्व प्राप्ति होती है। राजस्व प्राप्ति में भी दो टाइप होते हैं, कर राजस्व और करेत्तर। अब कर में क्या आता है, टैक्स आता है सीधा, और करेत्तर में कर के इतर क्या आता है मैं कल बताऊंगा। ऋण वसूली क्या होता है, उधार व अन्य देता है, और ऋण प्राप्ति किसे कहते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, हमारा पूंजीगत प्राप्ति में आ जाएगा। यहीं पर राजस्व खर्च में मैंने बताया आपको डायरेक्ट कोई पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी आप ऐसे समझे सरकार के माध्यम से जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, या सामाजिक सहायता के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, या फिर किसी स्कीम के लिए अनुदान दिया जाता है, तो वो किस में जाता है, आपका राजस्व खर्च में या राजस्व व्यय में। वहीं पर सरकार के द्वारा रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो ये किस में जाएगा, पूंजीगत खर्च में, क्योंकि वो हमारे क्या है कि निकट भविष्य में वो रोड से हम टोल टैक्स वसूल कर सकते हैं, फैक्ट्री से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके अपनी जीडीपी को गति दे सकते हैं, निर्यात को बढ़ा सकते हैं और वहां से हम आय के स्रोत बना सकते हैं। तो क्या है कि वहां से पूंजी का निर्माण हो रहा है। बट किसी कर्मचारी को जब हम सैलरी दे रहे हैं तो वहां पर कोई पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है, हालांकि वो एक सेवा प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें क्या है कि पूंजी का निर्माण नहीं होता है। आई होप आपको बेसिक्स, मैंने बहुत बेसिक्स में समझाने का आपको प्रयास किया, बट फिर भी एक बार हम रिकैप करेंगे कल। तो अपनी क्लास को आज हम यहीं रोकते हैं, बजट, और यहां से फिर आगे देखेंगे कि उत्तराखंड की प्राप्ति क्या है,
कर में क्या प्राप्ति है, कर राजस्व क्या है, करेत्तर क्या है और खर्च किस प्रकार से सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आप पाएंगे कल भी कि एक बड़ा जो भाग है वो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, अनुदान है या फिर जो वृद्धावस्था पे पेंशन है उसमें चला जाता है। और आप कल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं अगली क्लास में, मतलब ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज आपके निकट अगर पहली बार देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, आपको लगता है कि चीजें अच्छी हैं, ठीक ठाक बताया जा रहा है, मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो मेरी मेहनत को फलीभूत करने का प्रयास करें और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो नीडी बच्चे हैं उनके पास भी चला जाए। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं कि है कुछ नहीं है, बट क्या है कि व्यूज़ काफ़ी संख्या में, खैर मुझे व्यूज़ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर पढ़ने वाले बच्चे 100 हैं या 50 हैं वही देखें वही ठीक है। अदरवाइज इसके अतिरिक्त किसी को इन जनरल जानकारी लेनी है तो वो देख सकता है, बट उसके आइदर मुझे बिल्कुल भी ऐसा ये वो नहीं है कि हजारों या 2000 में, अगर पढ़ने वाले बच्चे हजार, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी संख्या में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जब मैं एक जनरल टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें उत्तराखंड से बाहर भी या फिर ऑल ओवर द इंडिया जो भी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंस होगा, तो वो भी देख सकते हैं। बट अभी उत्तराखंड में काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन तक चीज़ों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर कर दें वीडियोज़ को, हो सकता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो या उनके लिए फ़ायदेमंद हो, घर बैठे उन्हें चीज़ें मिल जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।